नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। मानक अग्रवाल पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बीते कुछ समय से अग्रवाल से नाराज बताए जा रहे हैं। नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में लाने के नाथ के फैसले की अग्रवाल ने खुलकर आलोचना की थी। यूं तो इस निंदा पुराण की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की तरफ से हुई, लेकिन उनके बजाय केवल अग्रवाल पर ही कार्रवाई हुई है। जाहिर है कि इसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर आंतरिक लोकतंत्र को लेकर बहस छिड़ गई है, क्योंकि अग्रवाल को अपनी बात रखने की यह सजा दी गई है। यह फैसला पक्षपाती भी कहा जाएगा। वजह यह है कि मानक अग्रवाल के अलावा और भी कुछ कांग्रेस नेताओं ने चौरसिया को पार्टी में लाने पर खुलकर इस निर्णय की आलोचना की थी, लेकिन पिक एंड चूज की तर्ज पर अकेले मानक को ही पार्टी नेतृत्व के निशाने पर लाया गया। लाख टके का एक सवाल भी उठता है कि क्या आयातित नेता चौरसिया का कद इतना बढ़ गया है कि उनके लिए अग्रवाल जैसे खांटी और दिग्गज कांग्रेसी की कुर्बानी दी जा सकती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस जिस विचारधारा की बात करती थी, आज पार्टी के अंदर उसी विचारधारा की बात करना गुनाह हो गया है। कांग्रेस में गांधी जी की विचारधारा की बात करने वाले पर एक गोडसे भक्त भारी पड़ गया है। गोडसे भक्त के खिलाफ बोलने वालों को सजा दी जा रही है और सबसे पहला निशाना बने मानक अग्रवाल। वैसे तो बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने के खिलाफ अरुण यादव ने अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन उनको छोड़ गाजगिरी मानक अग्रवाल पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मानक अग्रवाल की एक खास पहचान है, वो ये कि पार्टी में उनका कद बड़ा रहे या छोटा, लेकिन उनके धाकड़ अंदाज में किसी भी हालात का कोई असर नहीं होता है। अग्रवाल को जो बोलना होता है वो कह गुजरते हैं और अनेक बार ये भी देखा गया है कि उन्हें जो करना होता है वो उससे भी पीछे नहीं हटते। अग्रवाल वो नेता रहे हैं जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर लंबे समय पार्टी की बैकबोन बने रहे और जिम्मेदारी को निभाते निभाते ही उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी उलझने में कोई गुरेज नहीं किया। जिस बहुचर्चित शूटिंग कांड के लिए अग्रवाल और उस समय के बेहतर ताकतवर कांग्रेस नेता इंदर प्रजापत को आज भी याद किया जाता है, वो गोली चालन भी अग्रवाल के तीखे तेवर से ही जोड़ा जाता रहा है। अब अग्रवाल 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। कमलनाथ द्वारा बाबूलाल चौरसिया को हिंदू महासभा से कांग्रेस में लाने के फैसले की अग्रवाल ने जमकर आलोचना की थी, लेकिन क्या प्रदेश नेतृत्व इस फैसले को जस्टिफाई कर सकेगा? क्योंकि अग्रवाल से पहले तो उनसे बहुत बड़े कद के नेता अरुण यादव ने नाथ के फैसले का बहुत तीखे और बगावती अंदाज में विरोध कर दिया था। तो क्या ये कहना गलत होगा कि अग्रवाल को छोटी मछली होने की सजा मिली है? इस मामले का एक खास पहलू और भी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के 15 साल बाद तक अग्रवाल पार्टी में लगभग पूरा समय हाशिए पर ही रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने अग्रवाल को मुख्य धारा में लाकर एक बार फिर प्रवक्ता का अहम जिम्मा दिया था। हालांकि ये क्रम जल्दी ही तब खत्म हो गया जब नाथ ने अग्रवाल की जगह शोभा ओझा को ये पद सौंप दिया और उसके बाद से अग्रवाल एक बार फिर उपेक्षित चल रहे थे। उनका ये सियासी वनवास तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज के निष्कासन वाले फैसले ने पार्टी के इस नेता को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। तो सुनिए सबसे पहले मानक अग्रवाल का वो बयान जो उन्होंने बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद दिया था। कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो गोडसे की विचारधारा के साथ हैं या गांधीवादी विचारधारा के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा गांधीवादी विचारधारा रही। जिस तरीके से बाबूलाल चौरसिया जो गोडसे का समर्थक था, समर्थक ही नहीं उनका मंदिर बनवाया, वहाँ आरती उतारा करता था, उनके गुणगान करता था, उसको कांग्रेस पार्टी में ले लिया। प्रदेश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय बहुत दुखी हैं और लगातार उनके फोन आ रहे हैं। तो सुना आपने, मानक अग्रवाल साफ साफ गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया का विरोध कर रहे हैं और गांधी जी की विचारधारा की बात करते नजर आ रहे हैं। साथ में पीसीसी चीफ कमलनाथ से अपनी विचारधारा स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि मानक अग्रवाल को कमलनाथ से स्पष्टीकरण मांगने की सजा मिली है, या फिर गोडसे भक्त का विरोध करना पार्टी हाईकमान को रास नहीं आया। अब कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद मानक अग्रवाल के तेवर
और तीखे हो गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि एआईसीसी मेंबर को निष्कासित करने का अधिकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास नहीं है। और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी और एआईसीसी की अनुशासन समिति मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई अधिकार नहीं है। और सवाल इस बात का है कि गोडसे के समर्थक को पार्टी में लेने पर उसका विरोध करने, मैं ही नहीं, मेरे साथ में कई लोगों ने विरोध किया था, सभी एआईसीसी के मेंबर हैं। तो पीसीसी को इस मामले में कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो पीसीसी को गोडसे समर्थक को बाहर करना चाहिए। अब इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा ये भी सुनिए। नहीं, कांग्रेस की नीति कब परिवर्तित हो जाती है, कब वो गांधी जी के समर्थक हो जाते हैं, कब गांधी जी के जिन्होंने हत्या की उनके समर्थक हो जाते हैं, पता नहीं। किसने कहा अनुशासनहीनता की, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन निश्चित रूप से माणक अग्रवाल कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए, उनका प्रकरण अनुशासन समिति में आया था और उस अनुशासन समिति ने उस पर विचार करके पिछली बैठक में, और अभी उस पर जो फैसला लिया है तो वो एग्जीक्यूट हो गया। हाँ, वो आईसीसी के मेंबर हैं। मेंबर दो तरह के होते हैं, एक मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं और एक मेंबर्स होते हैं जो कोऑप्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। तो मानक जी जो है कोऑप्टेड मेंबर थे और वो अनुशासन समिति की परिधि में आते हैं। अग्रवाल अपने समर्थकों के बीच मानक भाई के संबोधन से ज्यादा पहचाने जाते हैं। इन्हीं अग्रवाल को अपनी पार्टी के नेताओं से भाईचारा निभाना महंगा पड़ गया। कांग्रेस लगातार नाथूराम गोडसे को कोसती रही है और बाबूलाल चौरसिया की पार्टी में एंट्री का अग्रवाल ने भी विरोध पार्टी की रीति नीति के आधार पर ही किया था। राजनीति में उगते सूरज को ही अर्घ दिया जाता है, इसलिए इस बात की कम संभावना है कि अग्रवाल के पक्ष में पार्टी के भीतर से कोई आवाज उठे। लेकिन सवाल तो उठ ही गए हैं और उनके जवाब जिन्हें देने हैं वो हैं जिन्हें अग्रवाल की सावगोही रास नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। भटनागर जी, आप बेहतर इस चीज़ को बता सकते हैं कि जब बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में आए तो अरुण यादव ने एक ट्वीट किया था, बापू हम शर्मिंदा हैं। आज की स्थिति में अरुण यादव की कोई तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो क्या आज भी अरुण यादव वहीं पर कायम होंगे कि बापू हम शर्मिंदा है, या आज वो ये कहेंगे कि माणक भाई हम शर्मिंदा है? देखिए, कहना तो उन्हें ये चाहिए कि माणक भाई हम शर्मिंदा है। दूसरी बात ये है प्रभु, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है कि माणक अग्रवाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित सदस्य मध्य प्रदेश की तरफ से, और कांग्रेस का जो संविधान है उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस उन्हें निष्कासित नहीं कर सकती। तो जो भरत सिंह अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, अर्जुन सिंह के समय में गृह मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं। तो बड़े ताज्जुब की बात है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। और मज़ेदार बात यह है कि मैंने इस खबर को सुनने के बाद माणक भाई से बात की थी, तो माणक भाई ने बताया कि उन्होंने भरत सिंह से बात की थी कि भाई आप तो मुझे निष्कासित ही नहीं कर सकते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये काम नहीं है, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझसे तो चंद्रप्रभाष शेखर ने कहा है, चंद्रप्रभाष शेखर ने कहा कि मुझसे से आदेश निकला, चंद्रप्रभाष शेखर के हस्ताक्षर से आदेश निकला। उसमें यह कहा गया कि आज यानी 15 तारीख को एक बैठक हुई है, अनुशासन समिति की बैठक हुई, ये निर्णय लिया गया, अनुशासन समिति की बैठक जी। तो उसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं और चंद्रप्रभाष शेखर संगठन के महामंत्री हैं, प्रभारी, इस हिसाब से उनके आदेश से निकला है। लेकिन इसमें जब भारत सिंह के बाद चंद्रप्रभाष शेखर से माणक भाई ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे मिगलानी जी ने कहा है। तो कांग्रेस आज जिस दशा में है उसका कारण यही है प्रभु। माणक भाई कांग्रेस से निष्कासित हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेस उन्हें वापस जोड़ ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों के लिए। लेकिन मैं कांग्रेस की जो वर्किंग है उसकी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपने एक सीनियर लीडर को निष्कासित कर दिया, और जो मुद्दे की बात थी आपको याद हो तो एक बार पहले भी कमलनाथ जी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और किसी एक पदाधिकारी ने सोनिया गांधी पे कोई टिप्पणी की थी तो उसको तत्काल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन आप कमलनाथ जी का पावर देखिए कि बाबूलाल चौरसिया के बारे में अभी तक कांग्रेस हाई कमान की तरफ से कोई डिसीजन नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में मचामच मच गई। लेकिन कांग्रेस की यही वर्किंग शैली है
और कांग्रेस के अंदर अब माणक अग्रवाल निष्कासित हुए हैं नहीं हुए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसका कोई स्पष्ट वो करती है नहीं करती है। फिलहाल ये मान लेते हैं कि माणक अग्रवाल को कमलनाथ की कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। जी, बड़ा सवाल खड़ा किया भटनागर जी आपने। ब्रजेश चौकसे जी, तो क्या ये माना जाए कि मिगलानी ही कमलनाथ है और कमलनाथ ही कांग्रेस है? मतलब मिगलानी ही असली कांग्रेस है और वो मिगलानी जो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं है। यही तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। जिस तरह भटनागर जी ने कहा कि चंद्र प्रकाश शेखर ने बताया या भगत सिंह ने बताया कि उनको मृगलानी का फोन आया था, यानी कि कमलनाथ जी ने सीधे फोन नहीं किया। तो ये दिखता है कि कांग्रेस हमारे दर्शकों को ब्रजेश जी एक बार बता दें, मिगलानी आखिर है कौन? मिगलानी वो हैं जो कमलनाथ के, उनको पीए कह सकते हो आप, ओएसडी कह सकते हो, जो पूरी उनकी राजनीतिक आर.के. मिगलानी कमलनाथ जी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, करीब 40 साल का उनका लेकिन साथ कांग्रेस के सदस्य नहीं है। कांग्रेस के सदस्य उनके नहीं। निज सचिव हैं, उनके निज सचिव की हैसियत से वो लंबे समय तक काम करते रहे। और कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, तो उनको जो है उन्हें अपना सलाहकार बनाया था। और पहले लोकसभा चुनाव के पहले की जो 3-4 महीने का कार्यकाल था उनका, उस कार्यकाल के दौरान मिगलानी जी बाकायदा वेतन लेते रहे। और लोकसभा चुनाव के बाद एक दौर ऐसा आया कि मिगलानी जी ने एक चिट्ठी लिखी मध्य प्रदेश सरकार को कि उनको सरकार से अपने काम के एवज में कोई भी वेतन भुगतान, किसी भी तरह की राशि की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीके से ये कहें कि वो दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश में आकर कमलनाथ जी के मार्फत मध्य प्रदेश की सेवा कर रहा था, वो भी निःशुल्क, जो आज की तारीख में कोई नहीं करता है। लेकिन इसी दौर में एक बड़ा खुलासा हुआ था, इनकम टैक्स की ईडी की छापे पड़े थे और मिगलानी जी के घर तक उसकी आंच गई थी और कमलनाथ जी से लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं को उससे जोड़ा गया था। ये मिगलानी है जिनको ये कहा जाता है कि कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के पहले या पीसीसी चीफ बनने के पहले मिगलानी ही कमलनाथ थे, कमलनाथ ही मिगलानी है। मतलब किसी को कमलनाथ से बात करनी, उसने फोन लगाकर मिगलानी से बात कर ली तो मान लिया जाता था कि उसकी कमलनाथ जी से बात हो गई है। ये कांग्रेसियों की स्थिति नहीं थी प्रभु जी, ये अधिकारियों की भी थी। कमलनाथ जी सीधे अधिकारियों से न संपर्क करके मिगलानी जी ने जो बोल दिया उसको कमलनाथ जी का आदेश मानते थे। और सरकार एक तरह से देखा जाए तो कमलनाथ जी की जगह मिगलानी चला रही थी पूरी सरकार। किसका कहाँ क्या होना है, किसका तबादला होना है, कहाँ कौन से निर्णय होना है, इनकी पूरी जानकारी मिगलानी जी के पास होती थी। मिगलानी जी पूरे डील करते थे, अधिकारियों को निर्देश देते थे कमलनाथ के मार्फत कि उन्होंने ऐसा कहा है। और अधिकारियों को भी कमलनाथ जी को कोई तो संदेश में अपनी बड़ी बात है, लेकिन मिगलानी के लिए हम इतना स्तुतिगान क्यों करें? हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं। ब्रजेश जी, क्या इस मामले में जिस तरीके से अरुण यादव ने जो अपने तेवर दिखाए थे पहले, क्या अरुण यादव पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला वीडियो भी जारी किया था, उनने तो एक चिट्ठी भी लिखकर सार्वजनिक की थी। मानक अग्रवाल ने क्या किया? मानक अग्रवाल ने अरुण यादव के बोलने के बाद एक ट्वीट करके केवल यही सवाल किया था कि क्या गांधी के मार्ग पर चलेगी कांग्रेस या गोडसे के रास्ते पर चलेगी। उस मानक अग्रवाल को उस ट्वीट के लगभग 15 दिन बाद आज 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और वही अरुण यादव जिनने इस पूरे मामले में बवाल मचाया, ये कहें कांग्रेस के अंदर, वो अरुण यादव लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रभु जी सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी अरुण यादव ने। उन्होंने ट्वीट किया था, फिर एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में बाकायदा कहा था कि वो किसी भी स्तर की राजनीतिक क्षति सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गांधीवादी पार्टी है, यहाँ गोडसे भक्त नहीं चलेंगे। तो उसके बाद में सुभाष सुजोतिया हों या मानक अग्रवाल हों, इन्होंने एक तरह से उनकी बात का समर्थन किया था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए हैं, एक गोडसे भक्तों का हो गया, एक गांधीवादी हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि अरुण यादव इसके बाद जैसे ही खंडवा की सीट नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया का निधन होता है कोरोना से, और इसके बाद वो सीट रिक्त होती है, तो अरुण यादव के तेवर बदल जाते हैं। उनके ट्वीट भी गायब हो गए हैं। जो ट्वीट उन्होंने किए थे आज की तारीख में ट्विटर हैंडल पर नहीं है प्रभु जी। जो ट्वीट हम दिखा रहे हैं ये उनका पुराना है, स्क्रीनशॉट है उसका। वो ट्वीट और जो खिलाफत उन्होंने की थी वो सारी चीज़ें गायब हो गई। यहाँ तक कि सुभाष सुजोतिया जो सुभाष यादव के भी समर्थक थे, उनके पिताजी के समर्थक थे, उनका ट्वीट भी गायब है। क्या लक्ष्मण सिंह का भी ट्वीट गायब हो गया या उन्हें जो प्रतिक्रिया दी थी उससे भी वो मुकर गए हैं? मुझे लगता है लक्ष्मण सिंह जी का ट्वीट मैंने देखा नहीं, लेकिन इन 2 लोगों के ट्वीट देखे हैं जो गायब हो चुके हैं। तो मुझे लगता है अन्य लोगों के भी हो गए होंगे। यदि लक्ष्मण सिंह के इसलिए नहीं हुए होंगे क्योंकि उनको अभी कोई लेना देना नहीं है पार्टी से, पार्टी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन अरुण यादव को चूंकि लोकसभा के चुनाव को उनको लग रहा है कि टिकट मिल सकता है, सुभाष सुजोतिया जो कि उनके समर्थक हैं, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों से वो ट्वीट जिनने रिट्वीट किए थे या समर्थन किया था उनका, वो हटवा दिए होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी कमलनाथ से बैर लेंगे। तो जिस तरह से एक छत्र राज चल रहा है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का,
उनके निर्देशों की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, जो करता है कार्रवाई कर दी जाती है। तो मुझे लगता है अंदर खाने में ये भी हो सकता है प्रभु जी कि अरुण यादव ने उसके लिए क्षमा याचना कर ली हो, चूंकि उनको टिकट चाहिए, वहां से चुनाव लड़ना है। यदि कमलनाथ यदि अपना वीटो पावर लगाते हैं तो आज की तारीख में उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो ये तो उनकी वजह हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि अब अरुण यादव पे कार्रवाई होगी, क्योंकि मानक अग्रवाल पहले ही मुखर रहे हैं और कमलनाथ उनको हटा भी चुके थे। तो मुझे लगता है कि एक छोटी मछली ऐसी दिखी है जिसको अभी हटा देने से एक दूसरे लोगों को बड़ी मैसेज मछलियां जाएगा डर जाएंगे स्वाभाविक है। भटनागर जी, क्या कांग्रेस अपना चरित्र बदल रही है कि वो गोडसेवादी हो रही है? जो ग्वालियर के जो विधायक उनको लेकर आए थे बाबूलाल चौरसिया को, इन्होंने अरुण यादव से यही सवाल किया था कि हम वो गोडसेवादी को कांग्रेस में लेकर आ रहे हैं, उसको जो है गांधीवादी विचारधारा में रमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आपत्ति हो रही है। तो क्या ये मान लें कि कांग्रेस अपने आप चरित्र बदल रही है, गोडसेवादी होती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो इस मामले में खासी मुखर दिखाई दे रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी गोडसे से अलग हो रही है? क्योंकि अरुण यादव ने जो चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र ब्रजेश जी कर रहे हैं, उस पर एक सवाल और था भटनागर जी कि कल के दिन यदि प्रज्ञा सिंह ठाकुर आना चाहती हैं कांग्रेस में, तो क्या उनका भी उसी तरीके से स्वागत होगा जैसे बाबूलाल चौरसिया का हुआ है? मेरे ख्याल से प्रभु प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो फिर कांग्रेस हाथों हाथ लेगी, आखिर वो दिग्विजय सिंह की किलर भी हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि कांग्रेस न तो गोडसे की तरफ जा रही है और न ही भारतीय जनता पार्टी गोडसे से हट रही है। संवैधानिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी गोडसे को गांधी जी का हत्यारा मानती है और कांग्रेस तो खैर बीजेपी को ही या आरएसएस को ही गांधी जी का हत्यारा मानती है। तो प्रज्ञा ठाकुर क्या कर रही है फिर बीजेपी में? बीजेपी ने तो संसद में तक उनको भेजे रखा है। प्रज्ञा ठाकुर को तो उन्होंने दिया ही टिकट इसीलिए था, और जो जिस चेहरे से, जिस हिंदुत्व वाले चेहरे को दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रतीक के तौर पे खड़ा किया था, तो प्रज्ञा ठाकुर ने वही सब काम किए और उसके बाद 4.25 लाख वोटों से चुनाव जीती। तो भटनागर जी, जब कमलनाथ थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, तो ग्वालियर में जब गोडसे की पूजा हुई थी तो उनने उसको रुकवाने के लिए कार्रवाई की थी, उनने वहाँ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे। कल ही की बात कर रहे हैं हम, आज जो कांग्रेस ने मानक अग्रवाल पर कार्रवाई की, कल ही ग्वालियर में फिर गोडसे की पूजा की गई है, वहां पर बकायदा जश्न जुलूस मनाया गया है, प्रभु, और सरकार ने कुछ नहीं किया। तो क्या भारतीय जनता कांग्रेस की पार्टी जो दुर्दशा है आज, वादियों को कांग्रेस की जो संरक्षण दुर्दशा नहीं दे है रही? वो उसका कारण कमलनाथ जैसे नेता ही तो हैं। इसी कारण कि आप अपनी किसी बात पे, आपको अपनी विचारधारा से मतलब नहीं है, आप एक वार्ड पार्षद का चुनाव जीत जाओ इसलिए आप उसको ले आए। पूरे ग्वालियर में तो उसका असर है नहीं, एक पार्षद का चुनाव जिता देगा, कुशवाहा समाज के कुछ वोट दिला देगा। हो सकता है उसमें संभावनाएं देखी होगी, वो सिंधिया के कद का नेता बन सकता है। इसके बारे में तो मतलब बहुत ज़्यादा कमलनाथ जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन मेरी जो समझ कहती है कि वो कुल मिला के कांग्रेस आज जिस दुर्दशा की तरफ जा रही है उसमें ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरह के जो डिसीजन है। मानक अग्रवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर कई रूपों में रहे और सर्वाधिक शक्तिशाली भी रहे एक दौर में, जब तमाम नेताओं को माणक भाई के सामने कांग्रेस की संगठन पे जो पकड़ माणक अग्रवाल की थी, वो मध्य प्रदेश में वो मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह के अलावा और किसी की है नहीं जिन्होंने लंबे समय संगठन में काम किया। और दिग्विजय सिंह हर मौके पे माणक अग्रवाल का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों के बहुत खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। लेकिन कमलनाथ से माणक अग्रवाल के संबंध हमेशा एक जैसे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वो मुझे लगता है वो भी पटरी से उतर गए। और माणक भाई हमेशा से किसी भी नेता से लड़ने में कभी हिचके नहीं है कांग्रेस में, और आज तक तो उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। अब कमलनाथ तो बहुत सर्वशक्तिमान है, तो मुझे लगता है कि अब इस मामले में AICC क्या इस पे स्टेप लेती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्रजेश जी, भटनागर जी ने कहा AICC क्या इस मामले में निर्णय लेती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि मानक अग्रवाल कह रहे हैं कि मैं तो AICC का मेंबर हूँ, मेरे ऊपर PCC कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो ये घटना, इसके पहले भी एक और ऐसी ही घटना हुई थी, किसी पर अनुशासन की कार्रवाई हुई थी कांग्रेस में, तब भी यही मामला आया था कि युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव वो AICC के दायरे में हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती, तब भी AICC ने कोई चुप्पी अपनी नहीं तोड़ी थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ जी जो कहते हैं कि वो राहुल गांधी के अभिभावक की भूमिका में रहे हैं, कभी आज भी वो अपने को उसी भूमिका में समझते हैं, तो क्या राहुल गांधी से ऊपर है कमलनाथ कांग्रेस में? और कमलनाथ कांग्रेस जो निर्णय लेती है उसके खिलाफ राहुल गांधी की कांग्रेस या सोनिया गांधी की कांग्रेस भी खड़ा होने का साहस नहीं जुटा पा रही?
देखिए प्रभु जी, यदि हम विधानसभा चुनाव से इस पूरे परिदृश्य को देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तब से तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ का डंका चल रहा है। एक समय ऐसा लगा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी है और रिमोट से दिग्विजय सिंह सरकार को चला रहे हैं, लेकिन आप परिस्थितियां देखिए, इसके बाद से लगातार ऐसे कई घटनाक्रम हैं, चाहे वो नकुलनाथ को टिकट दिलाने का हो, चाहे उपचुनाव सिंधिया को जो जिस तरह से वाकई बाहर नकुलनाथ को करने टिकट कमलनाथ ने दिलाया और अध्यक्ष का पद जो है राहुल गांधी को छोड़ना पड़ा, तो शक्तिशाली कौन हुआ यहाँ? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से परिस्थितियां देख के एक के बाद एक जो आइटम वाला मांग देखी है, जिसमें राहुल गांधी ने क्या कहा कि ये गलत है, इसके बावजूद वो अब टस से मस नहीं हुए। तो स्टेप बाय स्टेप यदि हम बात करें तो हमें अभी लगता है कि मध्य प्रदेश में यदि कोई ताकतवर है, राहुल गांधी से भी ताकतवर है और मतलब केंद्रीय हाईकमान से भी, सोनिया गांधी से भी ताकतवर है, तो अभी मध्य प्रदेश में जिसकी चल रही है वो कमलनाथ की चल रही है। और इस आधार पर हम मान लिया जाए कि उनको निष्कासित कर दिया है मानक अग्रवाल को, तो मुझे नहीं लगता है कि एआईसीसी कुछ निर्णय लेगी, क्योंकि पहले भी वो जो निर्णय नहीं ले पाई है कुछ मामलों में, और अभी तक तो कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो खुद ही एआईसीसी पे ही जो जिस तरह से G23 जो नेता 23 नेता उनके खिलाफत कर रहे हैं, तो जिस तरह से हाईकमान खुद उलझा हुआ है, जहां कांग्रेस में बगावत चल रही है उसका कमलनाथ जी पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। हो सकता है इसके दिल्ली हाईकमान से भी वो मोहर लगवा लें, जिस तरह से राहुल गांधी और कमलनाथ में दूरियां देखने को मिलती हैं कई मामले में, और कमलनाथ ने जिस तरह से दिल्ली जाने की कोशिश की लेकिन वो दिल्ली में एडजस्ट नहीं हो पाए, बीच में भी ऐसी हवा चली थी या बातें आई थी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो मध्य प्रदेश छोड़ कर नहीं जाऊंगा, और मध्य प्रदेश के दोनों पदों पर उनका कब्जा है। तो हम मान सकते हैं, या हमारे दर्शक भी निश्चित तौर पर यदि बात सुन रहे होंगे तो मानेंगे कि आज की तारीख में तो कमलनाथ हमें सर्वशक्तिमान दिख ही रहे हैं मध्य प्रदेश में। उनसे यदि कोई उलझता है तो वो बाहर होगा या फिर वो पार्टी में साइड में कर दिया जाएगा। यही वजह होगी शायद अरुण यादव ने अपने सारे ट्वीट डिलीट कर लिए। तो एक तरह से जो घटनाक्रम हो रहे हैं तो उससे तो लगता है कि मतलब केंद्रीय नेतृत्व से ज़्यादा ताकतवर आज की तारीख में कमलनाथ है मध्य प्रदेश में। क्या भटनागर जी इसको अरुण यादव की मौका प्रस्ती माना जाए कि जब उनको लग रहा था कि पार्टी में उनको कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है, तरजीह नहीं मिल रही है, तो उन्हें एक स्टैंड लिया था, एक मुद्दा उनको मिल गया था, ये बाबूलाल चौरसिया वाला, गुडसे वाला, उन्हें एक स्टैंड लिया और दुर्भाग्य से जो है खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का देहावसान हो गया कोरोना की संक्रमण के कारण, और अब वहाँ उपचुनाव की नौबत है तो अरुण यादव ने अपना रुख बदल लिया। क्या कांग्रेस के लिए जो चिट्ठी लिख रहे थे, जो बयान जारी कर रहे थे कि कांग्रेस की विचारधारा के लिए वो अंतिम वक्त तक लड़ने बढ़ने को तैयार हैं, हर प्रकार की क्षति झेलने को तैयार हैं, क्या वो कांग्रेस की विचारधारा की इस सिपाही के मामले में अरुण यादव हो, दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, क्या आपको लगता है कि कोई सामने आ पाएगा? देखिए प्रभु, अवसरवाद राजनीति का मूल तत्व है, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति है। तो राजनेताओं का कोई बहुत बेसिक चरित्र नहीं होता, अवसर देख के फायदा कैसे उठाना है, तो अरुण यादव इससे अलग नहीं हो सकते। तो निश्चित तौर पे उन्हें दिख रहा है कि एक अवसर ऊपर से उनके लिए हो गया नंदू भैया के निधन के कारण, कि वहाँ पर अब उपचुनाव होगा, कांग्रेस के पास उनसे सशक्त उम्मीदवार कोई नहीं है। अरुण यादव जीतेंगे हारेंगे ये एक अलग मैटर है, लेकिन अरुण यादव को एक मौका मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने पूरी विचारधारा को पीछे कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि विचारधारा कोई बहुत मायने नहीं रखती, सिर्फ भाषणबाजी की बात है। वक्त पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर लो और वक्त पड़े तो आप उसको पीछे खिसका दो। तो अरुण यादव ने वही किया है, उन्हें निश्चित तौर पर टिकट चाहिए खंडवा से और वो कमलनाथ ही देने में सक्षम है। जैसे हमने कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नहीं है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमलनाथ कांग्रेस है। यहाँ तो वैसे भी नारा लगता जय कमलनाथ जय कमलनाथ, तो आप मान के चलो कि जो कमलनाथ चाहेंगे वही सब कुछ मध्य प्रदेश कांग्रेस में होता रहेगा जब तक कमलनाथ हैं। देखिए प्रभु जी, एक चीज़ और इशारा करती है इसमें कि गुटबाजी भी आपको कहीं ना कहीं झलकती दिखती है कि आप किस तरह से अरुण यादव ने ट्वीट किए थे, विरोध में आए थे और कौन सा खेमा आया था, पर्दे के पीछे से क्या गेम हुआ था। और आपको उस तरफ भी इशारा होता है कि कमलनाथ की कांग्रेस में यहाँ पे सब ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी फिर हावी हो गई। एक समय आपको लग रहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार, मैं इसी सवाल पे भटनागर जी के पास आना चाहूँगा। भटनागर जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी दिख रही है, आप ये बता दीजिए मुझे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस गुटविहीन कब हुई रही है? मुझे तो नहीं लगता, शायद मैंने कमलनाथ कभी नहीं के देखा। आने के बाद कांग्रेस आज की तारीख में ये कहें कि निर्गुट होती जा रही है, कि सब कुछ कांग्रेस में कमलनाथ ही दिखाई दे रहे हैं। कि कांग्रेस कभी भी जो है गुटों से विहीन नहीं रही, अलग अलग नेताओं की। इस समय कमलनाथ के लिए अच्छी बात यह है कि कमलनाथ चूँकि दिल्ली की राजनीति में रहे हैं, किंग मेकर की उनकी भूमिका रही है और वो मध्य प्रदेश के बाकी नेताओं से सर्वशक्तिमान है। तो आप ये मान लीजिए कि इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस में जितने भी नेता हैं, परिस्थितियों से वो सब हाशिए पे हैं।
चाहे वो सुरेश पचौरी हों, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हों, चाहे वो खुद दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे वो अजय सिंह हो, तो इनमें से कोई भी नेता दिग्विजय सिंह के अलावा ऐसा नहीं है जो कमलनाथ से सामने खड़ा हो सके। तो मुझे लगता है कि अभी चूंकि इस समय परिस्थितियां दिग्विजय सिंह के भी पक्ष में नहीं है, तो इसलिए कमलनाथ जी का सर्वत्र राज है कांग्रेस में। क्या कहेंगे ब्रजेश जी, क्या इस राज को कोई तोड़ पाएगा या सिर्फ नकुलनाथ ही इस राज को संभालने के लिए आगे आएंगे तभी कांग्रेस में कुछ भला हो पाएगा? देखिए प्रभु जी, अभी नकुलनाथ ने वो अपनी क्षमताएं प्रकट नहीं की हैं या दिखी नहीं है उनकी कि वो इस कद के नेता बन सकते हैं या पूरे प्रदेश को संभाल सकते हैं। ऐसा तो अभी सेकंड लाइन में किसी का भी कांग्रेस में नज़र नहीं आ रहा है या आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। जो जिनमें काबिलियत होगी, क्षमतावान होंगे, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। रही बात कि अभी कमलनाथ जी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा जब तक दिल्ली में पूर्णकालिक उनका अध्यक्ष का चयन ना हो जाए, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी का कुछ हो सकता कमलनाथ है। जी का कुछ हो ना हो, कांग्रेस का क्या होगा इस पर मंथन किया जाए तो मुझे ज्यादा बेहतर बिल्कुल लगता है। कमलनाथ जी का, और जब तक कमलनाथ जी के बारे में निर्णय नहीं होगा तब तक कांग्रेस का भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी वही हैं और नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं। जब तक आप अध्यक्ष का चयन नहीं करोगे, पूरी बॉडी नहीं बनाओगे और मैदान में नहीं उतरेगा कोई अध्यक्ष, तो कांग्रेस का भला कैसे होगा? कांग्रेस तो अभी कुछ कर ही नहीं रही। तो जब तक दिल्ली में चयन नहीं हो जाता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता, दिल्ली की पूरी कार्यकारिणी नहीं बन जाती और फिर प्रदेश की कार्यकारिणियां नहीं बन जाती, तब तक तो कांग्रेस का कोई भला होता दिख नहीं रहा है अभी। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें कि कांग्रेस इस समय एक परिवार की विरासत है। तो चूंकि एक परिवार की विरासत है तो वहाँ जितने प्रभावशाली परिवार है वो उन सब की विरासत, वो भी उसी तरह से चल रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या हो जाए, जयवर्धन सिंह को दिग्विजय सिंह ने विधानसभा का टिकट देना चाहा तो आराम से दे दिया, कमलनाथ ने लोकसभा का टिकट देना चाहा दे दिया, सुभाष यादव के लड़के को सचिन यादव को टिकट मिलना था मिल गया, अरुण यादव को टिकट मिलना है मिल गया, कांतिलाल भूरिया के लड़के युवक कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। तो ये परिवारवाद की जो विस्तृत परंपरा है वही आगे चल रही है। तो कांग्रेस में क्या होगा, जनता क्या पसंद करेगी, ये बहुत अलग चीज़ है। लेकिन कांग्रेस इसी परिवारवाद में नकुलनाथ यदि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए तो क्या ताज्जुब है। अगर राहुल गांधी बन सकते हैं तो वो भी बन सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? हम थोड़ा विषय से हटकर बात करें, चूंकि आपने परिवारवाद को वहाँ पे भी परिवारवाद, वहाँ पर भी नेता अपने बच्चों को राजनीति में ला रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा कैलाश विजयवर्गीय का, कि अगर वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे तो उन्हें सभी पदों से वहाँ पे विधायक का टिकट नहीं मिला, उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला। हमने दूसरा गोपाल भार्गव का उदाहरण देख लें। कुछ है, अगर विश्वास सारंग की हम बात करेंगे तो विश्वास सारंग कैलाश सारंग के सुपुत्र हैं, सुरेंद्र पटवा सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं, दीपक जोशी कैलाश जोशी के सुपुत्र हैं, राजेंद्र पांडे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे के सुपुत्र। लेकिन इन सब लोगों ने जमीन से राजनीति शुरू की है और फिर पार्टी ने इनको कुछ दिया है। केवल इसलिए नहीं दे दिया, आप देख लीजिए, मैं अभी भी लिख के दे सकता हूँ कि आप निकट भविष्य में जब तक शिवराज सिंह चौहान सक्रिय हैं तब तक आप इस बात की कल्पना मत कीजिए कि उनके सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी। चलिए ब्रजेश जी, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने गांधी को छोड़ दिया है? महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकाल रही है, उसमें गांधी जी को लेकर डांडी मार्च निकाल रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है वो गोडसे वालों का सम्मान। सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहूँगा। देखिए प्रभु जी, कांग्रेस गांधी जी को कभी नहीं छोड़ सकती। जिस दिन कांग्रेस गांधी जी को छोड़ देगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उनका एक गांधी का जो नाम उनको मिला ही हुआ है, उसी की बदौलत तो आज तक वो राज कर रहे हैं। यदि वो छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ना कांग्रेस गांधी को छोड़ने वाली है, ना भाजपा गांधी को छोड़ने वाली। भाजपा जिस तरह से गांधी जी को अपना रही है, तो वो बता रही है कि गांधी तो सबके हैं, मतलब गांधी पूरे देश के हैं, ना किसी एक दल के नहीं है वो, ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं। वो राष्ट्रपिता हैं, मतलब राष्ट्र की धरोहर हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, तो वो तो सबके हैं। तो कांग्रेस की आप कल्पना भी मत कीजिए कि वो गांधी को छोड़ेगी। दूसरी बात यह कि देश की आज़ादी के 75 साल के कार्यक्रम के सिलसिले में ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारत सरकार के। जी बिल्कुल, इसलिए नेहरू जी की मैं बात हो रही है। रोकना चाहूँगा आप दोनों को, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। महात्मा गांधी पूरे देश के हैं, लेकिन गांधी परिवार कांग्रेस का है, और आस्था की बात है कि किस गांधी को पूजना है ये कांग्रेस के नेताओं को तय करना है। लेकिन बात गोडसे की हो रही है, तो गोडसे जिस तरीके से कांग्रेस में महत्व पाते जा रहे हैं और गोडसे का विरोध करने वाले मानक अग्रवाल जैसे लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस के जो नीति निर्धारक हैं उनके लिए चिंता का ये विषय है। अटेंशन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।